स्प्रिंग फोर्स। आपने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास नॉर्मल रिलैक्स्ड सिचुएशन है स्प्रिंग की, रिलैक्स्ड कंडीशन है। जब रिलैक्स्ड कंडीशन होता है तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ लेके आता है। क्लियर? तो जैसे ही आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, जब आप स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगाते तो हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग जो है रिलैक्स्ड कंडीशन में है, ना तो इसमें कोई कंप्रेशन होगा ना ही इसमें कोई एक्सपेंशन होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसका एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे आपने एक फोर्स लगाई, तो वो डिपेंड करेगा कि फोर्स आपने कैसे लगाई, फोर्स आपने कंप्रेस करी या फोर्स आपने एक्सपेंड करा स्प्रिंग को। तो सपोज आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो सिचुएशन मान लीजिए इस तरीके से हो जाती है। स्प्रिंग आपने कंप्रेस किया तो आपने क्या किया, स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाई F लाइक दिस। तो जब स्प्रिंग पे फोर्स लगाई आपने तो स्प्रिंग आपको इस फोर्स को एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ट्राई करेगा कि मैं कंप्रेस नहीं होऊंगा, क्योंकि वो अपनी नेचुरल पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा जो कि ये थी। सपोज हमने इस स्प्रिंग को अब यहां पर कितना कंप्रेस किया, x डिस्टेंस पे कंप्रेस किया, तो कंप्रेसिंग लेंथ हो गया हमारे पास x। तो उसने सेम अमाउंट में रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड किया। तो इस वाले एंड पर जो हमारे पास स्प्रिंग ने वॉल पे फोर्स लगाई वो भी F होगी, और वॉल जो स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा वो भी F होगा। तो दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली वो स्प्रिंग जो होता है हमारे पास क्या होता है, कंप्रेस होता है। और जो मैग्नीट्यूड होता है इस फोर्स का, दिस फोर्स F इज इक्वल्स टू kx। और यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव साइन के साथ यूज की जाती है। नेगेटिव साइन के साथ यूज करने का मतलब ये है कि नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दिस F इज ऑलवेज ऑपोजिट टू x। क्लियर? तो ये जो हमारे पास जो फोर्स F होती है, इसको एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा गया कि जब आपने इसको कंप्रेस किया तो ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा, अपनी नेचुरल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। और ये जो हमारे पास K होता है, K इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कॉल करते हैं या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? जो K होता है, ये K हमारे पास ना तो इस F पे डिपेंड करता ना ही इस X पे डिपेंड करता। K की वैल्यू स्प्रिंग के लिए फिक्स्ड होती है, और ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है कि हर स्प्रिंग के लिए K डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है? यूनिट हमारे पास इसकी होती है न्यूटन पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mt-2। ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और यहां पर एक चीज आप देखो कि अगर मैं फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो -k, तो ये ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा इस तरीके से। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या बनेगा हमारे पास, k आएगा। और यही k हमारे पास स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ठीक है? दूसरी सिचुएशन, अगर आपने इसको कंप्रेस करने की बजाय स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करेंगे तो ये एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। तो मान लीजिए एलोंगेशन होने के बाद स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होगा। तो अब जो हमारे पास फोर्स लगाया हमने बाहर की तरफ लगाया, तो स्प्रिंग उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ। सेम फोर्स हमारे पास इस तरीके से काम करेंगे। बात समझ में आया? क्लियर? अब मान लीजिए ये वाला जो इलोंगेशन हुआ, दिस इलोंगेशन इज ऑल्सो x। तो आपने चाहे इसको कंप्रेस किया चाहे आपने इसको इलोंगेट किया, दोनों सिचुएशन के अंदर स्प्रिंग ने क्या किया, अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करी। और जब अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि कंप्रेशन के केस में दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सपेंशन के केस में दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स।
क्लियर? चलिए अब इसमें Yes, देखिए कि जो ग्राफ है इसका वो किस तरीके से बनता है। तो सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास फोर्स एक्सिस है। तो जब हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास कंप्रेशन वाला एक्स और ये एक्सपेंशन वाला एक्स, तो इस केस में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स अगेन। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ऐसे, और इस वाले सेक्शन का ग्राफ बनेगा ये वाला। बात समझ में आया? yes, ये एक्सपेंशन की तरफ हो गया, ये कंप्रेशन की तरफ। ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये कंप्रेशन का ग्राफ है। F इज इक्वल F और X के बीच में। क्लियर? चलो एक सिचुएशन से मैं आपको बताता हूं इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सपोज ये का मेरे पास स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ मेरे पास एक मास है m, और आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है? और यहां पर आपने इसको एक फोर्स लगाया F, ताकि ये m मास जो है कंप्रेस हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, ठीक है? तो बॉक्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? देखो इसका वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा, जिसकी वजह से ये जो कांटेक्ट सरफेस होगी ये हमारे पास इसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। आपने ये फोर्स इस पे इस तरफ अप्लाई किया है, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा F इज इक्वल टू के एक्स। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? दूसरी चीज, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास जो F होगा अप्लाइड फोर्स होगी और जो के एक्स होगा वो दोनों बराबर होंगे हमारे पास। और जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा बस। एक न्यूमेरिकल के साथ में सॉल्व कराता हूं इसको। बहुत फेमस एग्जांपल लेते हैं हम। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसकी वैल्यू 1 kg ले लेते हैं। इसके साथ फिर एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है जिसकी वैल्यू 2 kg ले लेते हैं, ठीक है? आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों स्प्रिंग के अंदर कितना कितना इलोंगेशन होगा। सपोज इसके लिए जो हमारे पास के की वैल्यू दिया है वो 100 न्यूटन पर मीटर है, और इस वाले सेक्शन के लिए जो के की वैल्यू है वो भी 100 न्यूटन पर मीटर है। दोनों हमारे पास आइडेंटिकल स्प्रिंग लेके चल लेते हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन होगा। तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि इनमें इलोंगेशन क्यों होगा। इलोंगेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देयर शुड बी सम फोर्स दैट शुड elongate द स्प्रिंग। सो वो फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल पुल। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो ये 2g डाउनवर्ड, और यहां पर ये डाउनवर्ड कौन सा होगा? 1g डाउनवर्ड। जब ये 2g डाउनवर्ड होगा तो इस इधर एक टेंशन क्रिएट होगी। सपोज दिस टेंशन इज T1, और सेम यही टेंशन यहां पे भी जनरेट होगी T1, और इन दोनों की वजह से यहां पर एक टेंशन जनरेट होगी T2, और यही T2 हमारे पास यहाँ पे ऐसे काम करेगी T2। तो बेटा एक बात बताओ, स्प्रिंग के अंदर जो इलोंगेशन हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ टेंशन T1, बिकॉज T1 इज एक्टिंग ऑन दिस स्प्रिंग डायरेक्टली। और इसमें जो इलोंगेशन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? T1, T1, 1g एंड T2। ये सॉरी T1 एंड 1g, ये these two both are responsible for the elongation in this spring, and 2g is responsible for the elongation in this spring. तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी एक में इलोंगेशन ज्यादा होगा, किसी एक में इलोंगेशन कम होगा। और क्योंकि हमें पता है कि एक में फोर्स ज्यादा लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इलोंगेशन ज्यादा होगा। चेक करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना दिए। हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है? आपको इक्विलिब्रियम फोर्सेस लगानी है। तो इक्विलिब्रियम लगा दिया। इक्विलिब्रियम चलो इस ब्लॉक के लिए लगाते हैं, नीचे वाले ब्लॉक के लिए। नीचे वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? इक्विलिब्रियम है, दिस T1 इज इक्वल टू 2g। तो आपको हमारे पास T1 आ गया हमारे पास 20 न्यूटन।
जी की वैल्यू आपने क्या रख दी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दी। अब हमारे पास इस वाले ब्लॉक के लिए अप्लाई करते हैं। इस वाले ब्लॉक में क्या है हमारे पास कि दिस T2 इज इक्वल टू 1G प्लस T1। तो हमारे पास T2 आ जाएगा 1 इंटू 10 और T1 अभी हमने कैलकुलेट किया 20, सो दैट इज 30 न्यूटन। तो आपको T1 और T2 दोनों मिल गए और T1 जो है वो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्सप्लेन करेगा। सो T1 इज इक्वल टू K इंटू X1। तो हमारे पास X1 कितना आ जाएगा, T1 अपॉन K दैट इज 20 अपॉन 100 दैट इज 0.2 मीटर। और अगर हमारे पास इस स्प्रिंग के लिए निकालना है तो दिस T2 शुड बी इक्वल्स टू K इंटू X2। सो दिस X2 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। सो देखो अंडरस्टूड है बेटा कि जो ऊपर वाला स्प्रिंग है उसके अंदर इलोंगेशन ज्यादा होगा, नीचे वाला स्प्रिंग होगा उसके अंदर इलोंगेशन कम होगा। इस तरीके से हमारे पास स्प्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। सपोज अब मैं केस लेता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिस्टम का। ये मेरे पास एक पुली है, यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक एक थ्रेड के थ्रू होके गया। यहाँ पे भी हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक। आई कॉल दिस ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 kg, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 2 kg और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 3 kg। तो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि अगर हमारे पास के की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर हो और जी की वैल्यू अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ये निकालिए। सेकंड, आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में। और थर्ड, आपको इलोंगेशन निकालना है स्प्रिंग में। ये देखो तीनों में से कोई भी चीज एग्जाम में पूछ सकता है, यहां पर हम तीनों की तीनों निकाल के दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जितनी भी फोर्सेज हैं वो आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। देखो यहां पर हमारे पास 3G डाउनवर्ड काम करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी T1 और ये टेंशन हमारे पास इधर आ जाएगी T1 डाउनवर्ड। लेकिन इसके साथ साथ इसका भी तो वेट काम करेगा, 2G डाउनवर्ड काम करेगा। अब इसकी वजह से स्प्रिंग में टेंशन होगी आई कॉल दिस टेंशन T2। अब बेटा क्योंकि ये जो स्प्रिंग है इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, तो टेंशन विल बी सेम एट ईच पॉइंट। तो अब ये जो ब्लॉक ए होगा, ये ब्लॉक ए इस T2 की वजह से मूव करेगा। क्लियर? अगर मूव करेगा तो सपोज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम इज ए, फॉर द होल सिस्टम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज ए। और मैंने एज्यूम किया है कि जो स्प्रिंग है उसका भी हमारे पास मास 0 है। क्लियर? तो अगर आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे हमारे पास, इस वाले ब्लॉक के लिए लगाते हैं फॉर 3 kg ब्लॉक। इक्वेशन हो जाएगी 3G माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए। अब इसको थोड़ा सा बेटा मैं एडवांस करता हूं। एडवांस कैसे करता हूं कि आपको पता है कि जो T1 होगा वो इस स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन हो जाएगा। मैं इसको सीधा सीधा KX ले लेता हूं ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाए। तो मैं इसको सीधा लिखूंगा आगे से 3G माइनस KX इज इक्वल्स टू 3A। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब ब्लॉक बी के लिए देखते हैं, 2 kg ब्लॉक के लिए। 2 kg ब्लॉक के लिए भी मोशन डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास T1 प्लस 2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2A। तो आप इसको लिख सकते हो 2G प्लस T1 इज अगेन KX माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू 2A। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे?
No, sir. तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं हमारे पास 1 kg ब्लॉक के लिए। 1 kg ब्लॉक पे जो मोशन है वो सिर्फ T2 की वजह से है। दिस T2 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। क्या मैं कह सकता हूं T2 इज इक्वल टू ए, मास 1 kg है उसका। तो ये तीन इक्वेशन बन गई हमारे पास, और इन तीनों इक्वेशंस को रख के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आई होप कि आप आराम से इन तीनों इक्वेशंस को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। स्प्रिंग से कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और जब फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा, तो पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एज इट इज रहेगा। फ्रिक्शन की वजह से जो एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स आती है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट फोर्स इन द सिस्टम, और फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फिर इक्विलिब्रियम कर देना है। तो फ्रिक्शन इज नथिंग एल्स बट एन एडिशनल फोर्स, और वो तभी आती है जब ये मेंशन होता है कि देयर इज अ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा उसको और इजी करूंगा। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनर्शियल, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें लॉज ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होते हैं। दे ऑल आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉज ऑफ इनर्शिया आर वैलिड। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें लॉज ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं होते। लॉज ऑफ इनर्शिया आर नॉट एप्लीकेबल। तो जिसमें लॉज ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें लॉज ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं होते, दे आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनके एग्जांपल क्या होंगे? बहुत इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिनमें मोशन के लिए हम या तो रेस्ट की बात करते हैं या यूनिफॉर्मली मोशन होता है। रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन जितने भी होंगे, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट होंगे, वो सब फ्रेम हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड या रोटेटिंग मोशन होता है किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, सो वो हमारे पास नॉन इनर्शियल हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग हो जाएगा या रोटेटिंग हो जाएगा। अगर कोई भी मोशन हमारे पास एक्सेलरेटिंग या रोटेशनल फ्रेम में है, किसके रेस्पेक्ट में? इनर्शियल के रेस्पेक्ट में, देन इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं आपको बताता हूं इसका एग्जांपल। सपोज हमारे पास ये एक ट्रेन की बोगी है और इसके अंदर एक पेंडुलम हैंग हो रहा है, और यहां पर हमारा एक स्टूडेंट खड़ा है और ये इस पेंडुलम को देख रहा है। अगर देखो ये बोगी मूव नहीं कर रही है, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसको ये रेस्ट पे दिखाई देगा, और ये आदमी जब इसको देखेगा तो ये उसको रेस्ट पे ही मिलेगा। लेकिन जैसे ये बोगी एक एक्सेलरेशन ए से चलने लगती है, सपोज ये एक एक्सेलरेशन ए से चलने लगती है, तो उस केस में क्या होगा? इसके ऊपर हमारे पास एक फोर्स एपियर होगी, क्योंकि अब ये हमारे पास जो फ्रेम होगा ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। इस पे एक फोर्स एपियर होगी इसके रेस्पेक्ट में, और वो फोर्स किधर लगेगी? मोशन के ऑपोजिट लगेगी। और ये फोर्स कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू ma। और ये फोर्स कब आई? ये फोर्स तब आई जब हमने इस बोगी को एक्सेलरेट किया। यानी जैसे ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम को कंसिडर कर गए तो हमारे पास एक फोर्स एपियर हुई, और जैसे हम इनर्शियल रखेंगे तो ये फोर्स हमारे पास डिसअपियर हो जाएगी। तो सच काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स एक तरह से फिक्टिशियस फोर्स है, या मैं कह सकता हूं एक तरह से अपरेंट फोर्स है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट के मोशन के टाइम काम में आती है। ठीक है? ये फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के
ऑपोजिट होती है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है उसी पे ये काम करती है। बात समझ में आया? तो अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा जाऊं, सो दिस शूडो फोर्स is always equals to minus of ma, where a is acceleration of non-inertial frame of reference। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूं, pseudo force does not follow action reaction law। अब यहां पे ये मत एज्यूम कर देना कि भैया F इज इक्वल टू एम इधर लगा तो इसका रिएक्शन फोर्स मिलेगा। शूडो फोर्स पर कोई भी एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होती। तो जैसे ही हमारे पास ये सिचुएशन बनी, तो सपोज ये हमारे पास इस तरीके से मूव हो जाएगा और ये अपनी वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल पे डिप्लेस होगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ ये थीटा कितना होगा या फिर स्ट्रिंग के अंदर अब कितनी टेंशन होगी, तो बेटा जब रेस्ट पे था तो टेंशन कितनी होगी? जितना इसका मास होगा, mg। लेकिन जब ये एक a एक्सेलरेशन से चलने लगा तो इस पे एक शूडो फोर्स भी लगी, F इज इक्वल टू ma, mg इज स्टिल देयर, सो mg डाउनवर्ड है, ma इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो नाउ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी लाइक दिस, और ये रिजल्टेंट फोर्स इस थ्रेड के अलोंग काम करेगी। तो इस थ्रेड में जो टेंशन क्रिएट होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। सो इन दैट केस जो टेंशन क्रिएट होगी दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? ma टू द होल स्क्वायर प्लस mg टू द होल स्क्वायर। सो आई कैन से m स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर दिस सिंपल पेडल। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ मैं दिखाता हूं आपको। देखो यहां पर इस ब्लॉक पर जब ये इस तरह की सिचुएशन बनी, इस पे शूडो फोर्स ma इस डायरेक्शन में काम किया, mg यहां पर काम कर रहा है, टेंशन इधर क्रिएट हुई, इन दोनों का रिजल्टेंट जो अब निकालेंगे तो वो इधर आ जाएगा और वो हमारे पास इस टेंशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट क्लियर? आपको थीटा निकालना, आप थीटा भी निकाल सकते हो। सपोज वर्टिकल से हमारे पास जो एंगल थीटा है, दिस इज द एंगल थीटा। तो अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो आप आराम से थीटा को कैलकुलेट कर लीजिए। स्ट्रिंग ने कितना थीटा बनाया, तो थीटा निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, तो ये थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी शूडो फोर्स अपॉन mg, तो a अपॉन g, तो ये आ जाएगी tan इनवर्स a अपॉन g। दिस इज द एंगल। शूडो फोर्स का एक और एग्जांपल कराता हूं आपको। मेरे पास एक वेज है जिसका मास है m, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है जिसका मास है स्मॉल m, और वेज का एंगल है थीटा, एंड दिस सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस इज स्मूथ। तो वो कह रहा है कि किस एक्सेलरेशन, अब ऑब्वियस सी बात है कि mg डाउनवर्ड काम करेगा। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हमारे पास ये होगा, एक कंपोनेंट हमारे पास ये होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। दिस mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा एक बात बताओ, mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पर इक्विलिब्रियम अवेलेबल है। इट मींस ये जो स्मॉल m ब्लॉक है ये इस वेज से हटेगा नहीं। लेकिन साथ में दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अनदर फोर्स mg sin थीटा दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन इसको बैलेंस करने वाली कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये mg sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ आने लगेगा, और ये प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस भी करी है न्यूटन्स लॉ में। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस वेज को किस एक्सेलरेशन से मूव कराऊं कि ये जो ब्लॉक m है ये नीचे ना गिरे, ये यहां पे रुका रहे। तो देखो एक बात बताओ, ये यहां पे कब रुकेगा? जब इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाली कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। सपोज मैं यहां पर इसको a एक्सेलरेशन से या a नॉट एक्सेलरेशन से मूव करा देता हूं, ठीक है?
तो जब ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस पे एक शूडो फोर्स काम करेगा। आपने सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से ट्रेवल करा दिया तो इस ब्लॉक के ऊपर एक शूडो फोर्स काम करेगा एम ए नॉट। इस एम ए नॉट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। तो ये कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो एम ए नॉट कॉस थीटा और एम ए नॉट साइन थीटा। अब देखो यहां पर इसको एम ए नॉट मिल गया कॉस थीटा के साथ, जो एम जी साइन थीटा के ऑपोजिट है। मींस द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मोशन इज नाउ कैन बी बैलेंस्ड बाय एम ए नॉट कॉस थीटा। तो फॉर नो मोशन दिस एम ए नॉट कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। और आपसे पूछा क्या उसने, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर विच दिस ब्लॉक शुड नॉट मूव डाउनवर्ड। तो ये आ गया हमारे पास ए नॉट इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा। इस एक्सेलरेशन से हमारे पास ये वेज मूव करना चाहिए, तभी हमारे पास ये वेज नीचे नहीं गिरेगा, ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। क्लियर हुआ? यस सर। दूसरी सिचुएशन हमारे पास आ सकती है कि अगर वो, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं कि सपोज ये हमारे पास सेम वेज है थीटा एंगल पे, क्लियर, और ये ब्लॉक रखा हुआ है इस पे एम मास का, वेज का मास है कैपिटल एम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब मैं इस वेज को किस एक्सेलरेशन से डिस्प्लेस करूं कि ये जो हमारे पास मास m है ये सीधा फ्रीली फॉल हो जाए नीचे। बात समझ में आया? ये सीधा नीचे गिर जाए, किस एक्सेलरेशन से इस वेज को मूव कराऊं। तो मुझे एक बात बताओ, सीधा नीचे गिरने के लिए वेज इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए? इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूंगा तो इस पे शूडो फोर्स लगेगी एम ए नॉट, लाइक दिस। अब इस एम ए नॉट के हमारे पास कंपोनेंट बन जाएंगे। कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे हमारे पास? एक कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला और एक कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला। अब देखो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, थीटा, तो ये हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एम ए नॉट साइन थीटा। इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा और इसका वेट mg, वो तो डाउनवर्ड ही होगा। इस mg के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये हो जाएगा mg cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो फ्री फॉल की कंडीशन क्या है? कराया था मैंने कल। फ्री फॉल का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना। याद आया आपको? नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दीजिए, यानी हमें अब ये वाला फोर्स को स्टडी करना है। अब देखो यहां पे कितनी कितनी फोर्स है, एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एन इज एम जी कॉस थीटा। और अगर फ्री फॉल करना है तो इस एन को क्या कर दूंगा बेटा, मैं जीरो पुट कर दूंगा। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो ए नॉट इज इक्वल्स टू जी अपॉन टेन थीटा। दैट्स ऑल। अगर आपने g अपॉन टेन थीटा से इसको एक्सेलरेट किया बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, सो डेफिनेटली ये फ्री फॉल हो जाएगा। और अगर राइट साइड में g टेन थीटा से किया तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो ये हमारे पास शूडो फोर्स के कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताया। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। वैसे तो इक्विलिब्रियम कई तरीके का होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ लीनियर या कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। जो दूसरा इक्विलिब्रियम होगा उसको जब मैं रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम जाएंगे। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों केस के अंदर ए जीरो है, तो उस केस में
हम बोलेंगे कि बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो दोनों केस का मतलब ये हुआ कि ए 0 है और ये हुआ हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा नेट फोर्स इज 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसका मतलब उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट पे है तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ इक्विलिब्रियम आर द पार्ट ऑफ दिस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारी फोर्स लगी, ये फोर्स लगी F1, ठीक है, ये फोर्स बाहर की तरफ लग गई F2, ये फोर्स लग गई F3, ये फोर्स लग गई F4, और इस तरह करते करते हमारे पास एक फोर्स लग गई Fn। ये इतनी सारी फोर्स लग गई। अगर ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जो टोटल हमारे पास नेट फोर्स होगी दैट शुड बी 0। वेक्टर सम बोल रहा हूं मैं, वेक्टर सम शुड बी 0, मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए, वेक्टर सम शुड बी 0। तो इन सबको ऐड कीजिए। सो हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस एंड सो ऑन वेक्टर Fn should be 0. This is the condition for translational equilibrium. Clear? तो यानी मैं कह सकता हूं this F external या net force should be equals to 0. अच्छा, इसको मैं अगर नेट फोर्स 0 है और यहां पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस का जो नेट सम होगा वो भी 0 है, y एक्सिस का जो नेट सम होगा वो भी 0 होगा, और z एक्सिस का भी नेट सम जो होगा वो भी 0 होगा। बात समझ में आया? तो सिर्फ यही कंडीशन नहीं, इस कंडीशन का मतलब ही ये है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में देता है कि भैया ये और ये 0 है, ये 0 नहीं है, तो क्या ये अचीव होगा? नेवर। तीनों का 0 होना जरूरी है, तभी हमारे पास वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। यहां से अब एक चीज और क्लियर निकल के आ गई। ये चीज क्लियर क्या होगी कि अगर हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर कोई सिंगल एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक्स वाई जी तीनों का हमारे पास नेट 0 होना जरूरी है इंडिविजुअली। तो सिंगल एक्सटर्नल फोर्स, नो इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास दो एक्सटर्नल फोर्स हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इट इज अंडरस्टूड बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। अगर हमारे पास 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं सिस्टम पे और हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 है। तो वो तीनों फोर्सेज या तो हमारे पास साइन रूल को फॉलो करेंगी या हमारे पास लामीज थ्योरम को फॉलो करेंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीनों फोर्स हैं वो सेम प्लेन पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और वो तीनों फोर्स ट्रायंगल जरूर बनाएंगी। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। देखो, अगर हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और एक फोर्स हमारे पास एक्स एक्सिस में लग रही है और एक फोर्स हमारे पास जी एक्सिस में लग रही है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगी। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं, एक ही प्लेन में हो, या तो एक्स वाई प्लेन में लगने वाली फोर्स हो या वाई जेड प्लेन में लगने वाली फोर्स हो या जेड एक्स प्लेन में। अगर दो फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हैं और दोनों के प्लेन अलग अलग हैं, दीज फोर्सेस आर नॉट कोप्लेनर फोर्सेस, सो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। इक्विलिब्रियम अचीव तभी होगा जब वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो दो प्लेन की बात कर रहा हो चाहे वो 3 फोर्सेस की बात कर रहा हूं। अब 3 फोर्सेस के केस में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लगी, एक फोर्स लगी सपोज ऐसे, एक फोर्स लगी हमारे पास ऐसे, और एक फोर्स लग गई हमारे पास ऐसे। तो अगर ये हमारे पास
इक्विलिब्रियम में है, यानी समीशन ऑफ फोर्स इज 0, तो उस केस में ये तीनों फोर्सेस जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक क्लोज्ड ट्रायंगल बनाएंगी। कंडीशन क्या है कि तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो ये ट्रायंगल बनाएंगी ही बनाएंगी, और वो क्लोज्ड ट्रायंगल होगा। सपोज इनके बीच में कुछ एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों फोर्सेस हमारे पास एक ट्रायंगल बनाएंगी ऐसे। मान लीजिए ये फोर्स हमारे पास, एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, F1 F2 F3, और अगर हमारे पास ये एंगल हमारे पास हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा, ये एंगल हो गया गामा, तो इस तरह का हमारे पास एक क्लोज ट्रायंगल बनेगा। और अगर क्लोज ट्रायंगल बना तो इसमें हम साइन रूल लगाते हैं, और साइन रूल आपको पता है क्या होता है, दिस फोर्स F1, दिस साइड अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, दिस साइड दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल। जो फोर्स ले रहे हैं उसके सामने वाला एंगल, उसका साइन। कैसे? F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा, F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा, F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। ये हमारे पास साइन रूल होता है। और लामीज थ्योरम क्या कहती है, जैसे हमारे पास ये तीनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास F2 है, ये हमारे पास F3 आ गया। भाई जब ये फोर्स ऐसे लग रही है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, F3 आ गया, और ये F1 आ गया। सपोज दिस F1 इज मेकिंग एंगल अल्फा, F2 इज मेकिंग एन एंगल बीटा, F3 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ गामा। तो यहां पर हमारे पास फोर्स अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, लेकिन नीचे वाले को बोलते हैं हम लैमिस थ्योरम, और ऊपर वाले को बोलते हैं साइन रूल। सो अगर तीन फोर्सेस कोप्लेनर है और सिस्टम हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में साइन रूल या लैमिस थ्योरम दोनों में से कोई भी एक फॉलो हो जाएगी। आप आंख बंद करके उसको अप्लाई कीजिए। और इसकी प्रॉब्लम्स हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम्स करी थी, याद है आपको? एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इक्विवेलेंट निकाला था, मैंने आपको डायरेक्ट बोला था, सिंस द थ्री फोर्सेस आर मेकिंग अ क्लोज्ड ट्रायंगल सो द रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों फोर्सेस हमारे पास एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना रही है, तो उनका रिजल्टेंट 0 होना ही होना है। तो एक तो तरीका इक्विलिब्रियम की फोर्सेस को सॉल्व करने का ये हो गया कि आप लैमिस थ्योरम अप्लाई करो या फिर साइन रूल अप्लाई करो। दूसरा तरीका, अगर हमारे पास 3 से ज्यादा फोर्सेज आती हैं, सपोज 10-10 फोर्स लग गई, 50 फोर्सेज लग गई, तो उस केस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? इट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था, तो वहां पे क्या करना होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो निकालिए, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो निकालिए, और जितने भी जी एक्सिस के कंपोनेंट है वो निकालिए। और आपको क्या करना है, एफ एक्स वेक्टर सम 0 करना है, एफ वाई वेक्टर सम 0 करना है, और एफ जेड वेक्टर सम 0 करना है। तीनों को इंडिविजुअली 0 कर दीजिए, आपका हमारे पास वहां से भी इक्विलिब्रियम सॉल्व हो जाएगा। ये हम लोग करते आ रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। एक एग्जांपल से मैं आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम इसके ऊपर आती है। एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज एचसी वर्मा की प्रॉब्लम लेते हैं। ये हमारे पास एक मास है m 5 kg का, और ये 3 स्ट्रिंग है इसमें। सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हुई T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हुई T2, इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हुई T3, and suppose this string is making an angle of θ1 and this string making an angle of θ2, where θ1 is 30 degree and this θ2 is 60 degree. You have to calculate the tension in each string. So देखो, ये understood है इस प्रॉब्लम में
कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक तरह से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी हमारे पास कंपोनेंट हैं, जितनी भी हमारे पास एक्स एक्सिस की फोर्सेस, वाई एक्सिस की फोर्सेस, जेड एक्सिस की फोर्सेस है, वो तीनों की तीनों हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन में होंगी। तो अभी आप मुझे यहाँ बताइए कि फोर्सेस कौन कौन सी हैं। देखिए ये वाले पॉइंट पर 3 फोर्सेस काम कर रही हैं, T2, T3, T1। तो आप इस पॉइंट पर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करूंगा इसको। देखो T1 इज डाउनवर्ड, दिस वन इज T2 एंड दिस वन इज T3। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये एंगल θ1 है तो मुझे बताओ ये एंगल भी θ1 होगा, और ये एंगल कितना होगा, θ2 होगा, और ये एंगल 60, ये एंगल 30, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो गया, 90। तो T2 और T3 के बीच में जो एंगल आया वो आ गया 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया और ये हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल θ1 प्लस 90, तो 90 प्लस θ1 इज 30 प्लस 90, दैट इज 120 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटे, ये वाला हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 150। बात समझ में आया। तो तीनों एंगल का सम टोटल करके देख लीजिए आपका 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yes, sir. तो इसका मतलब आपने जो एंगल इक्वली, अब देखो यहाँ पे T1 अपॉन T1 के सामने का एंगल क्या है, साइन 90, T2 अपॉन साइन 150 और T3 अपॉन साइन 120। अब आपको इनको वैल्यू को रख के सॉल्व कर देना आपको। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो हमें कोई वैल्यू दी नहीं। बेटा देखो T1 तो आराम से निकाल सकते हो ना, 5G। सो T1 इज हाउ मच, 5 इंटू G10, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो T1 आपको दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 अपॉन साइन 90 इज, और जो T3 है दैट इज साइन 120, साइन 120 इज हाउ मच, साइन 180 माइनस 60, दैट इज साइन 60। अब तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। आप एक बार इन दोनों को साथ लीजिए, आपको T2 मिल जाएगा, आप इसको इसके साथ लीजिए, T3 मिल जाएगा। इस Yes, तरीके sir. से हम इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम करता हूं एनसीईआरटी की, थोड़ी सी बढ़िया प्रॉब्लम है, एचसी वर्मा की प्रॉब्लम है बेटा, कि ये हमारे पास एक एलिवेटर है, या मैं कह सकता हूं एक केज है। इस केज में ये इस तरह की सिचुएशन है। समझ में आई सिचुएशन। और यहां पर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है इसको पकड़ के। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि इस मैन का जो वेट है वो है 70 kg, और ये वेइंग मशीन है। और ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट का वेट है हमारे पास 50 kg, और इसको ये पुल कर रहा है नीचे की तरफ रोप के थ्रू। क्यों पुल कर रहा है, ताकि ये लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे। उसने लिफ्ट को सपोर्ट किया हुआ, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ। तो बोल रहा है वो कि किस फोर्स F से वो इस रोप को पुल करे कि ताकि लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी रहे, ये लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे रहे। और हमें कैलकुलेट करना है कि इस सिचुएशन में वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो कितनी होगी, मींस एपरेंट वेट क्या होगा, इस टाइम उसका कितना वेट होगा। और मैंने आपको बोला था एपरेंट वेट इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन।
यही छोटी छोटी चीजें पता लगानी है हमको। उसने क्वेश्चन में पूछा अपरेंट वेट कितना होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का। तो मैंने आपको देखो अब सारी चीजें आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी रोप पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं, तो रोप के अंदर जो टेंशन होती है वो फोर्स के इक्वल होती है, कराया था मैंने कल। तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज इस एफ फोर्स से इसको पुल करता है, तो इसके अंदर जो टेंशन क्रिएट होगी वो एफ के इक्वल होगी या नहीं होगी। और क्योंकि ये जो है सिंगल रोप है, तो यहां पर हमारे पास टेंशन दोनों तरफ बराबर ही आएगी। और इसमें जो टेंशन बनेगी यहां पे इस पुली पे जो टेंशन बनेगी, मान लीजिए वो टी डैश है, तो सिंपल सी बात है, दिस टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी। अब मैं क्या करता हूं, लिफ्ट के लिए फोर्स कैलकुलेट करता हूं, लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखो इस लिफ्ट पे हमारे पास ये टी डैश ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमने 2t कैलकुलेट करी। इस लिफ्ट का वेट 50 kg था, तो 50 g डाउनवर्ड काम कर रहा है। और ये मैन जो है ये mg डाउनवर्ड काम करेगा, इसकी वजह से इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो बेटा इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो है या नहीं। तो यानी जो n है वो भी काम कर रहा है हमारे पास, वो n mg के इक्वल ही आएगा हमारे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके नो सर। तो इतना हमारे पास ये इसकी सिचुएशन होगी। और क्योंकि हमारे पास a0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस t डैश इज इक्वल्स टू 50g प्लस n। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और t डैश की जगह पे आप एक काम कीजिए, सीधा सीधा पुट कर दीजिए ट्वाइस ऑफ t। अब बात करते हैं दूसरा मैन। मैन पे कितनी फोर्स लग रही है, देखो इस मैन का जो वेट है 70g, वो डाउनवर्ड काम कर रहा है। क्लियर। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ वेइंग मशीन की वजह से। तीसरा इसने जो इसको पुल किया है तो उसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन लगी, वो भी ऊपर की तरफ। और यहां पर भी हमारे पास a0 है, तो इसका मतलब n प्लस टी इज इक्वल टू 70g। ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आराम से आ जाएगा, टेंशन भी निकल जाएगा जो आपके पास लगभग 400 न्यूटन आएगी, और n आ जाएगा जो 300 न्यूटन आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपरेंट वेट होगा वो 300 न्यूटन मतलब 30 kg आएगा, और जो टेंशन जो किस फोर्स से इसको पुल करे वो हमारे पास 400 न्यूटन आ जाएगी। समझ में आया। ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है एक्सी वर्मा की। यस सर। तो इस तरीके से हम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं न्यूटन्स लॉ की, इक्विलिब्रियम की, लेमिस थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, तो सबसे पहले बात आती है फ्रिक्शनल फोर्स की। अगर बात करें फ्रिक्शन क्या होता है, जब हमारे पास दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, तो उन दोनों में जो कांटेक्ट सरफेस होती है, सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है और इसके कांटेक्ट में यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, तो जो हमारे पास ये जो कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है। कब, जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, या वो रिलेटिव मोशन की सिचुएशन में है, दे आर टेंड्स टू बी इन मोशन और दे आर इन मोशन, वन ऑफ द सिचुएशन इज फॉलोड। तो उस केस में ये दोनों मोशन के अपोजिट एक दूसरे को रेजिस्ट करती है, एंड दिस रेजिस्टिंग फोर्स which arises due to motion, relative motion between the two contact surfaces is called friction. Clear? तो important चीज क्या है, frictional force arises only for contact surfaces. If there is no contact, there is no friction. तो contact होगा तभी friction exist करेगा। दूसरा, friction जो होगा वो तभी होगा जब बॉडी मोशन में होंगी या they are tends to be in motion, दोनों में से कोई एक कंडीशन आ जाएगी। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स आती क्यों है, हम देखो हमने मान के चला है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और सपोज आपने अपना मोबाइल
आपने टेबल पे रख दिया, तो जो आपको अपियर हो रहा है वो क्या अपियर हो रहा है कि दोनों सरफेस फ्लैट है। तो जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं तो उनके बीच में कहां रेजिस्टिव फोर्स है, हमें मान के चलते नहीं है। तो एपरेंट जो कंडीशन है, जो एपरेंट आपको जो कांटेक्ट एरिया दिखाई दिया, उस एपरेंट कांटेक्ट एरिया में आपको कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाई दिया, कोई भी ऐसा किंक नहीं दिखाई दिया कि जो उसके मोशन को अपोज कर सके। लेकिन जब माइक्रो लेवल पे मैं इसको देखता हूं, इसको माइक्रो लेवल पे देखता हूं, तो ये सरफेसेस कुछ ऐसे होती है, इंटरमोलिकुलर जो कंडीशन होती है वो कुछ ऐसे होती है। बात समझ में आया? तो इनके बीच में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने लगती है, और दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द माइक्रो पार्टिकल्स एट द कॉन्टैक्ट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज क्लियर क्या होगी कि जो हम पढ़ते थे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड करती है या नहीं करती। तो देखो, आप कह भी सकते हो कि एरिया पे डिपेंड करती है, और आप ये भी कह सकते हो एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्यों मैं ये दोनों लाइन बोला हूं, इसमें समझो। जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो जो कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल कांटेक्ट। और जो आप मोबाइल टेबल पर रख दिया और आपको जो दिख रहा है, दैट इज नॉट द एक्चुअल कांटेक्ट, दैट इज द अपरेंट कांटेक्ट, क्योंकि उतने माइक्रो लेवल पे आप देख ही नहीं पा रहे हो कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे कांटेक्ट में आए। सो मॉलिक्यूल कांटेक्ट उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट तो यही है। और जो आपका सरफेस एरिया हो गया, किसका, बॉडी का, उस पे इंडिपेंडेंट होती है फ्रिक्शनल फोर्स। ये होता है अपरेंट कांटेक्ट। तो अगर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन बना कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है, तो आपको वहां पे चार ऑप्शन से देखना पड़ेगा किसके लिए बात कर रहा है। मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट, यानी जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का कांटेक्ट एरिया की बात कर रहा है, या बॉडी के कांटेक्ट एरिया की बात कर रहा है। इफ ही इज सेइंग बॉडी का कांटेक्ट एरिया, इंडिपेंडेंट। पार्टिकल्स का कांटेक्ट एरिया, यस, इट डिपेंड्स ऑन दैट। So frictional force depends only on the area covered by the particles, which is the actual contact, and is independent of the surface area covered by the body, which is the apparent contact. बात समझ में आया? This is the important line of friction. Second thing, friction जो होता है वो हम friction relative motion से आया, और तीन तरीके का हमारे पास फ्रिक्शनल होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास स्टैटिक, और एक होता है हमारे पास डायनेमिक। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और जब बॉडी मोशन में होती है तो वो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में ना कहीं एक कंडीशन ऐसी होती है कि बॉडी रेस्ट पे तो है लेकिन बस वो मूव करने वाली है, मींस दैट डिसाइड द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक प्लैंक के ऊपर कोई अपना मोबाइल रख दो और धीरे धीरे आप उस प्लैंक को इंक्लाइन करना शुरू करो। तो जब आप प्लैंक को इंक्लाइन करोगे तो आपका मोबाइल नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। जब आपने एंगल एक ऐसा दे दिया तो मोबाइल झटाक से गिर जाता है नीचे, ठीक है ना? तो आपने देखा कि एक बीच में थोड़ा सा हमारे पास एंगल ऐसा आता है कि अगर उस एंगल से एक्सीड कर दूं तो मोबाइल नीचे गिर जाता है, उससे नीचे रहता हो तो मोबाइल नहीं गिरता। तो दैट एंगल, या मैं कह सकता हूं दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो होता तो रेस्ट पे ही है, लेकिन वो बताता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जैसे ही ये क्रॉस होगी कि बॉडी डायनेमिक फ्रिक्शन में आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कॉल करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से डिफाइन करूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ एल से डिफाइन करूंगा, डायनेमिक फ्रिक्शन को एफ के से डिफाइन करूंगा। के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक। ये तीनों चीजें क्लियर हुई? Yes, sir.
गुड। अब दूसरा जो चीज है वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ के जो भी फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, FL that is proportional to normal reaction और FK that is also proportional to normal reaction. स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ के लिमिटिंग और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है μs टाइम्स ऑफ n, और जब हमारे पास काइनेटिक को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। सो जो अभी तक हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे थे उसको स्टडी नहीं कर रहे थे, यहां वो काम आएगी नॉर्मल रिएक्शन। दिस FS इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and this is called coefficient of dynamic friction या kinetic friction। और आपको बता देता हूं μs एंड μk दोनों की वैल्यू जनरली 1 से स्मॉल ही होती है, और इन दोनों में अगर मैं पूछा जाऊं तो μs इज ग्रेटर देन μk। काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? Yes, sir. अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। सपोज अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास इस सरफेस पे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है mg डाउनवर्ड काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी। अप्लाइड फोर्स इस तरफ काम करेगा, तो जब मोशन इस तरफ होगा तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर हमारे पास फोर्स को किसी एक एंगल पे ऐसे लगा दिया तो mg देखो डाउनवर्ड होगा, इसके साथ यहाँ पे f का ये कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये हो जाएगा f sin थीटा, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी होगा और ये फ्रिक्शन हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, इस केस में f cos थीटा f के बराबर हुआ, f cos थीटा इज इक्वल टू f, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हुआ? mg माइनस f sin थीटा। इस केस में जो f है वो f के इक्वल है और n इज इक्वल टू mg। देखो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन चेंज होती है, यानी इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इस पे डिपेंड करेगी, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ये होगी। तो किस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगी? इसमें। तो किसी हैवी ब्लॉक को ऐसे खींचना या ऐसे खींचना, दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? बात समझ में आया? तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाली वैल्यू, अब जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, जिसमें हमारे पास कम है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसी तरीके से एक और केस ले लेते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये पुल का केस है। अगर पुश करना है तो कैसे करते हैं? फोर्स ऐसे लगती है F, तो ऐसे लगेगी तो ये ऐसे जाएगी फोर्स F, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। mg तो डाउनवर्ड ही काम करेगा। सपोज हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगा है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे दिस वन इज थीटा, तो ये हो जाएगा f cos थीटा, ये हो जाएगा f sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम लगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो बॉडी के अंदर मोशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू f cos थीटा। तो दिस अगर मूव नहीं कर रहा है f इज इक्वल टू f cos थीटा और n इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। ये हमारे पास पुश का केस होता है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सर यस, ये एक वॉल है, इस वॉल पे ये एक एम ब्लॉक है, इस एम ब्लॉक को मैं इस वॉल पे रखना चाह रहा हूं क्योंकि ये अपने mg की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसको इस पे इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए मुझे यहां से इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो जब प्रेस करूंगा तो ये फोर्स ऐसे काम करेगी जिसकी वजह से वॉल इसको नॉर्मल रिएक्शन ऐसे प्रोवाइड करेगी, और क्योंकि ये नीचे आना चाह रहा था तो यहां पर जो इस सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो ऊपर लगेगी। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गई? F के इक्वल आ गई।
तो अगर आपने इसको प्रेस नहीं किया तो ये नीचे गिर जाएगा, तो इसको किसी एक फोर्स से प्रेस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये रुकेगा। इस तरह के भी Yes, क्वेश्चन sir. आते हैं। तो नॉर्मल sir. रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो mg के ही इक्वल हो, वो कुछ भी हो सकता है। mg माइनस एफ साइन थीटा हो सकता है, mg के इक्वल हो सकता है, mg प्लस एफ साइन थीटा हो सकता है, और अप्लाइड फोर्स के भी इक्वल हो सकता है। बात समझ में आया? Yes, sir. तो वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। क्लियर? तो Yes, sir. दो तरह के फ्रिक्शन मैंने बता दिया आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है? Yes, sir. और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब ये एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। ये ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Yes, और sir. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मूविंग और टेंड्स टू बी इन मोशन। ऑब्वियसली बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो बॉडी मोशन में हो ही नहीं सकती। तीसरी चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है? कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, तो चाहे आप साइकिल के ब्रेक शू छोटे लगाओ या उसमें कार के ब्रेक शू बड़े लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करती। Yes, sir. तीसरा, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड किस पे करती है? फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सर्फेसेस। अगर आपने साइकिल के रिम पे ऑयल लगा दिया और तब आप ब्रेक लगाओगे तो आपका ब्रेक लगेगी नहीं, क्योंकि यू हैव चेंज द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सर्फेसेस इन कांटेक्ट। तो रफनेस जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज्यादा होगी, रफनेस जितनी कम होगी यानी स्मूथनेस जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स उतनी कम होगी हमारे पास। ठीक है? तीसरी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, इट हैज द हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन तीनों में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों Yes, होता sir. है? आपने ग्राफ पढ़ा होगा, अगर आपको अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो जब तक बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे बनता है, और जैसे ही बॉडी मैक्सिमम वैल्यू लेके आ गई, ये होती है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और इसके नीचे ये वाली जितनी भी वैल्यू है, ये कौन सी है? स्टैटिक कंडीशन है। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जितना ये है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री में अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1045 इज 1। लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, और इसके बाद जैसे ही आपने फोर्स बढ़ाई तो बॉडी मोशन में आ गई, मोशन में आएगी तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहेगा, चाहे मोशन कैसा भी हो। बॉडी को कितना भी एक्सेलरेट करो, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बदलेगी। ये चीज ध्यान रखना कि बॉडी को एक्सेलरेट कर दिया, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगी। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा। Yes, sir. ओके? तो ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के मैंने आपको रूल बता दिए। अब बात करते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ रूल। अगर बॉडी काइनेटिक मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में आ गई तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगी, एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। ठीक है?
मोशन किस टाइप का है, एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। क्लियर? समझ में आया? Yes,